तो गाइस ये वीडियो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। यदि आप किसी और ब्रांच या किसी और ट्रेड के हैं तो आप हमें कमेंट करें तो हम उन पर भी वीडियो बना सकें। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो मैथ के 10 क्वेश्चन हैं। यहाँ हमने 5 टोटल 50 क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है 10 क्वेश्चन, जैसे कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में होना है। टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे कुछ मेन क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये वैसा ही हमने यहाँ इस वीडियो में बताया आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो हम यहाँ पर आपको ऑप्शन पढ़ के सुना देते हैं। तो उससे पहले बता दें कि मैथ के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वह किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो एक तरह के फार्मूले होंगे जो कि आपको दिए जाएंगे। फार्मूले में आपको सही उसका फार्मूला निकालना है। जैसे कि इंटीग्रेशन, मैथ सेकंड में इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड कई सारे फार्मूले आपको दिए जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है x की पावर n dx, तो आपको यदि सवाल दिया जाएगा तो आप उसमें टाइम लगाएंगे 5, 10, 15, 20 मिनट भी, जो कि इतना टाइम नहीं है। 1.5 घंटे का टाइमिंग रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए यहाँ पर फार्मूले के बेस पर दिया जाएगा। तो यहाँ x की पावर n dx के यदि आप सवाल करेंगे तो 2-3 मिनट लगेगा। यदि आप इस फार्मूले को याद करे होंगे तो आप तुरंत खट से आंसर बता देंगे। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। x की पावर n-1 अपॉन n+1, x की पावर n+1, x की पावर n+1 और थर्ड है x की पावर n+1 अपॉन x+1 और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर x की पावर n का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, थर्ड नंबर x की पावर n+1। ये एक फार्मूला है इंटीग्रेशन का जो कि बहुत ही बेसिक फार्मूला है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ होता है। तो सेकंड देख लेते हैं। 1/x ds का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये सारे फार्मूले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए x/1 e की पावर x log x² तो 1/x का जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है log x। नेक्स्ट देख लेते हैं a की पावर x dx का इंटीग्रेशन। a की पावर x अपॉन log बेस e a, सेकेंड है log x, थर्ड है a की पावर x अपॉन a log बेस e और d है a की पावर x। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर का वो है a की पावर x अपॉन log बेस e a। ये a की पावर x इंटीग्रेशन का जो एक फार्मूला है, यदि आप उसको सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, और या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए इस फार्मूले को। नेक्स्ट देख लेते हैं sin x dx। sin x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो sin x dx का यदि आपको फार्मूला पता है तो आप फटाक से बता देंगे। ऑप्शन दिए गए cos x और सेकेंड है -cos x, थर्ड है -sin x और फोर्थ है cot x। यहाँ पर सही आंसर है बी, -cos x। sin x का होता है -cos x। नेक्स्ट देख लेते हैं 1/1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। उससे पहले आपको यदि बता दें कि यह वीडियो जो है ये पार्ट 1 है, इसके कई सारे पार्ट आने वाले हैं। तो पार्ट ज़्यादा हैं, जल्दी ये वीडियोस आती रहेंगे, आपको मिलती रहें और आप ऐसे ही रिवीजन और अपने प्रिपरेशन करते रहें। तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उतनी जल्दी हम वीडियोस बनाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 1/1 + x² dx। तो इसका tan इनवर्स x है या फिर -cot इनवर्स x है या फिर बोथ a एंड b है या फिर d अदर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर जो 1/1 + x² dx का फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स x या फिर उसे बोल सकते हैं -cot इनवर्स x। नेक्स्ट देख लेते हैं sec x tan x dx का समाकलन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं tan x × sec x और सेकेंड है sec x × tan x और थर्ड है cot x और फोर्थ है sin x। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सेकेंड बी नंबर, sec x × tan x का फार्मूला होता है sec x। अब देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, समाकलन नियतांक यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसे कहते हैं, k को, s को, c को, r को। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है सी। जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैथ सेकंड में
इंटीग्रेशन के पार्ट में, तो उसमें कांस्टेंट सी जरूर लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे नहीं लगाते तो आपके जितने भी मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन के एंड में जहाँ पर आंसर आए उस पर +C लगाकर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। तो इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स tan x या फिर cos सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको इनमें से सही आंसर बताना है, तो होता है सेक स्क्वायर एक्स का tan x, C नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, समाकलन क्या है? समाकलन समानुपाती होता है किसी के या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो समाकलन जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है या किसके उल्टा होता है या विपरीत होता है? तो अवकलन के, डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लाए थे इस वीडियो में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है BMC के यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन है कॉटर किस मटेरियल का बना होता है या किस पदार्थ का बना होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील, दूसरा है पिटवा लोहा, तीसरा है ढलवा लोहा और चौथा है स्टील। तो आपको बताना है कि क्वार्टर जॉइंट जो होता है वो किस मटेरियल का नहीं बना होता है। क्वेश्चन को आप जो भी मेन एग्ज़ाम आपका हो उस पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वार्टर किस पदार्थ का नहीं बना होता, तो नहीं और हाँ ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता भी है लेकिन वहाँ पर आप गलत कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आप अपने आप दे लेंगे। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है किस मटेरियल का नहीं बना होता है। तो यहाँ पर A और B इन दोनों मटेरियल का बना होता है, C और D इन दोनों मटेरियल का नहीं बना होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग जैसे स्पेशल पर्पज़ जो होता है, ख़ास मकसद के लिए हम लोग ढलवा लोहे का भी बनाते हैं। तो यहाँ पर D ऑप्शन सही है। स्टील का हम लोग क्वार्टर नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वार्टर जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक अक्ष पर, अनेक अक्ष पर। क्वेश्चन का कहना यह है कि जो हमारा क्वार्टर जोड़ होता है, ज्वाइंट होता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक अक्ष या अनेक अक्ष। तो जो हम लोग क्वार्टर प्रयोग करते हैं दो सॉफ्ट को एक अक्ष पर जोड़ने के लिए करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं मशीन पिन कितनी होती हैं? यहाँ पर पूछा गया मशीन के टाइप्स, मशीन के पिन कितनी होती हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कितने टाइप्स होते हैं, 1, 2, 5, 9। यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, यहाँ पर 5 होती हैं मशीन पिन। नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर सीमेंट यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो यानी कि पानी और सीमेंट का अनुपात कितना होता है, हम लोग कितना रखते हैं सीमेंट कंक्रीट जब हम लोग बनाते हैं तो उस पर इतना रेशियो कितना रखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो कि एग्ज़ाम में 100% चांसेस हैं आने के। इनमें से कम आपके 20 क्वेश्चन तो फंसना ही फंसना है। अब नेक्स्ट पार्ट हम जो बनाएंगे उस पर भी काफ़ी डीपली क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। तो यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलिए पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर रेशियो बताना है तो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन 3/5 रेशियो या फिर 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो या फिर 5/3 रेशियो। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, 3/5 रेशियो वाटर और सीमेंट का रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं झामा ईंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गिट्टी में, नींव में, दोनों में या फिर अन्य। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। हम लोग झामा ईंटें होती हैं वो एकदम बेकार ईंटें होती हैं, लाल हो जाती हैं या फिर कच्ची रह जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं झामा ईंट। तो झामा ईंट का हम लोग उनको तोड़ कर गिट्टी प्रयोग कर लेते हैं, इसके बाद उसका नींव या फाउंडेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं ईंट का रंग लाल किसके कारण होता है? कार्बन के कारण, कॉपर सल्फेट के कारण या फिर आयरन ऑक्साइड के कारण। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। यहाँ पर 6 का आंसर है सी नंबर, आयरन ऑक्साइड। इसी के कारण जो ईंट होता है, ब्रिक होता है, उसका रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सीमेंट को कितने भाग में बांटा गया? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4।
तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो दो पार्ट में सीमेंट को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुंजी कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 5 या फिर 6? तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। जो हमारी कुंजी होती हैं, जो हम लोग मैकेनिकल पोर्शन का जो ये क्वेश्चन है, मैकेनिकल पोर्शन में हम लोग जो कुंजी प्रयोग करते हैं सॉफ्ट ऑफ्ट को जोड़ने के लिए, तो हम लोग 5 प्रकार के प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुंजी किस मटेरियल की बनी होती है? मृदु इस्पात, मिश्रित इस्पात, निकेल की या फिर बोथ ए एंड बी? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कुंजी हम लोग की जो होती है मृदु इस्पात और मिश्रित इस्पात दोनों की बनी होती है। अब देख लेते हैं बीएमसी का लास्ट क्वेश्चन, स्प्लाइन की यानी कि स्प्लाइन कुंजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑटोमेटिक में या फिर स्लाइडिंग गियर में? तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं। स्प्लाइन की का यूज़ हम लोग दोनों जगह करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो आपको बताना है एक गोला है जो कि आवेशित है यानी चार्ज है, तो उसके अंदर का जो क्षेत्र होता है उस पर उसकी विद्युत की जो क्षेत्र होता है उस पर उसकी तीव्रता कितनी होती है? 0, 1 या फिर अनंत या डी है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एकदम करेक्ट है 0, क्योंकि जो हमारा जो उसकी क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उसके पृष्ठ पर नहीं होती, सेंटर पे होती है, जबकि वो खोखला है तो उसके उस पर कोई भी तीव्रता नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये एकदम करेक्ट है। जो भी हमारा मैग्नेट होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव उसकी जो बल रेखाएं होती हैं वो निकलती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यों का होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। μ0 है, 1/μ0 है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, 1/एप्सिलॉन नॉट है, या फिर Q/एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है 1/, तो ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम करेक्ट है, 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, यदि किसी आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं तो इस आवेश की प्रकृति होगी धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो या फिर उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी 0 होगा। क्वेश्चन का यह कहना है, यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 है तो क्या उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी 0 होगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर फॉल्स, एक गलत है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, आर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले के धारिता का सूत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन एकदम सी करेक्ट है, और C = 4πε0r, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है 6 नंबर क्वेश्चन का, जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाने पर, या फिर प्लेटों की दूरी बीच की दूरी कम करने से, या फिर प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पर, सभी पर। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, इन सभी के द्वारा हम धारिता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रतिरोध R विभवांतर V व धारा I में क्या संबंध होता है? तो R = VI होता है, V/I, या फिर V = IR, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो R = V/I बोले या फिर V = IR बोले, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट देख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। अब देख लेते हैं एनालॉग के जो टॉप 10 क्वेश्चन है उन्हें। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में प्रारंभिक प्रभाव के कारण होता है फास्ट टर्न ऑन, फास्ट टर्न ऑफ, लार्ज कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, या फिर लार्ज एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। मॉसफेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? वोल्टेज कंट्रोल संधारित्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में
थर्मल रनवे संभव नहीं है क्योंकि जैसे जैसे पेट का तापमान बढ़ता है तो गतिशीलता कम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। FET का उपयोग करने वाले स्रोत अनुयायी में आमतौर पर वोल्टेज लाभ होता है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही दे दिया गया है, 100 से अधिक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डिफरेंशियल गेन 20,000 है तो CMRR = 80 dB। तो यह एक क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर एनालॉग का, जिसे सॉल्व करके आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। तो आप ये थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो सवाल वाली हैं उनको पहले ही कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट देख लेते हैं। OP-AMP सर्किट का अनुमानित इनपुट प्रतिबाधा जिसमें RI = 10K या RF = 100K या फिर है RL = 10K। तो ऑप्शन है इन्फिनिटी या फिर 120K या फिर 110K। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, 10K यानी कि 10,000। सातवां क्वेश्चन है। एक OP-AMP की स्लीव दर 5 वोल्टेज अपॉन V/μ S है तो 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर संभव सबसे बड़ी साइन वेव OP आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पर दिया गया है 10 वोल्ट, 5 वोल्ट या फिर C है 5/0 वोल्ट या फिर 5/2 वोल्ट। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 5/2 वोल्ट। नेक्स्ट है। एक अंतर एम्पलीफायर में, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर में एमीटर प्रतिरोध पुनः के मूल्य में कोई परिवर्तन। तो ए है अंतर मोड लाभ विज्ञापन को प्रभावित करता है, बी है सामान्य तरीका लाभ AC को प्रभावित करता है और सी है अफेक्ट्स दोनों विज्ञापन और सही। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी OP-AMP के I/P चरण में एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। यह एक मूल रूप से OP-AMP को बहुत अधिक CMRR। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंग्लिश वाले हैं लेकिन यहाँ पर हिंदी से थोड़ा ट्रांसलेट कर दिया गया है जिससे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, आशा करते हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन, तो यहाँ पर 9 ही क्वेश्चन है। यहाँ पर PDF पर कट गया है ये। चलिए मैं क्वेश्चन आपको और यहाँ पर बढ़ा देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आप BEE के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है। यदि प्रत्येक 10 ओम के 10 प्रतिरोधों को सीरीज 10 ओम को सीरीज में, तो ऑप्शन दिए गए हैं 100 ओम, यहाँ पर क्वेश्चन को काफ़ी घुमा दिया गया है। यदि प्रत्येक 10 ओम के 10 प्रतिरोध को सीरीज में 100 में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? B1, C1 0.1 और D है 10। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर सही, 100 ओम। नेक्स्ट देख लेते हैं। तार की प्रतिरोधकता लंबाई, सामग्री, क्रॉस सेक्शन एरिया उपरोक्त में से सभी पर निर्भर करती है। उत्तर बी यहाँ पर 3। निम्नलिखित में से कौन सा वाट के समान नहीं है? तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सब एकदम लाइन से हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो निम्नलिखित में कौन सा वाट के समान नहीं है? जूल पर सेकेंड या फिर एम्पियर पर वोल्ट या फिर एम्पियर लक्स वोल्ट या है डी एम्पियर 2x ओम। तो उत्तर यहाँ पर बी है, एम्पियर पर वोल्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओम का नियम लागू नहीं होता है DC सर्किट में या फिर हाई करंट में या फिर छोटे प्रतिरोधक या अर्धचालक में। तो ऑप्शन एकदम डी करेक्ट है, अर्धचालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिरोध के तार की लंबाई और क्रॉस सेक्शन दोनों दोगुना है, इसका प्रतिरोध बन जाएगा 4 ओम है या फिर 2 ओम है या ओम है या R/4 है। तो यहाँ पर आंसर है सी, केवल ओम R। नेक्स्ट है फ्यूज वायर की रेटिंग
ओम जो हमारे फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ वायर की रेटिंग किस में करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ओम में, दूसरा है मोम में, तीसरा है के पदों में व्यक्त की जाती है और नेक्स्ट है वाट। तो यहाँ पर ऑप्शन है सी, एम्पियर में हमारे फ्यूज़ की रेटिंग की जाती है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति के अधिकतम हस्तांतरण के लिए स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। लोड प्रतिरोध के बराबर, बी है लोड से कम, सी है लोड से अधिक, डी है 0। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही हिंदी में है, तो यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है और हमें पढ़ने में भी यहाँ पर थोड़ी सी बोरियत हो रही है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है शक्ति के अधिकतम हस्तांतरण के लिए स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। ए है लोड, बी ए है लोड प्रतिरोध के बराबर, बी है लोड से कम, सी है लोड से अधिक या डी है 0। तो ऑप्शन ए सही है, लोड प्रतिरोध के बराबर। नेक्स्ट देख लेते हैं थेवेनियन थ्योरम को नेटवर्क पर लागू किया जा सकता है, जिसमें केवल निष्क्रिय तत्व, केवल सक्रिय तत्व, केवल रैखिक तत्व, ये सभी। तो ऑप्शन डी है सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमेय गणना को सरल बनाने में मदद करता है जब एक सर्किट में लोड भिन्न हो रहा हो? यहाँ पर ऑप्शन देखिए सुपरपोजिशन, बी है नॉर्टन थ्योरम, डी है थेवेनियन थ्योरम या फिर डी है मैक्सिमम पोजीशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है करेक्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा BEE का। जब अधिकतम पावर ट्रांसफ़र होता है तो सर्किट के पावर ट्रांसफ़र की दक्षता, ऑप्शन दिए गए हैं 100%, 75% और यहाँ पर है 40%, सॉरी यहाँ पर ये सी है 50% और डी वाला यहाँ पर कट गया है। तो हम आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने के लिए, तो आप इसको समझिए और इसके कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद।